नमस्ते। राधे राधे। कैसे हैं सभी कार्टून सब। तो मैं आप सभी का जीडी शर्मा सर लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये टॉपिक है और अभी शुरू भी होने वाला है एनुअल एग्जामिनेशन सेकेंड यूटी, और कुछ स्कूल में फाइनल एग्जामिनेशन भी स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये जो लेक्चर रहने वाला है, ये लेक्चर पूरा रहेगा संपूर्ण लेक्चर के नाम से सेल चैप्टर का है। और अभी तक आप लोग कहीं भी पढ़ रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, जितना भी है, कोई पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, जितना आता है नहीं आता है उससे कोई मतलब नहीं है। ये जितना भी लेक्चर होगा ये 5 दिन का लेक्चर होगा। इस पूरे 5 दिन के लेक्चर में बेसिक टू एडवांस होने वाला है। ठीक है, पूरा बेसिक से एडवांस रहेगा। हर एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट कवर होने वाला है। जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो सब क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, लेक्चर देखना है, लेक्चर के बाद क्या करना है, एनसीईआरटी को रीड करना है बस। आज जैसे एक लेक्चर जाएगा, अगला दिन 2 लेक्चर, 3, 4, 5, टोटल 5 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ भी तो 6 लेक्चर होगा, बेसिक नहीं होने वाला है। अगर आप लोग इसको देखेंगे ट्यूसडे को, आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे को जब आप इस लेक्चर को देखिएगा तो इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट होने वाला है। मेरे जितने भी ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये रिवीजन होगा, क्योंकि ऑफलाइन में तो हो चुका है अब सिलेबस कंप्लीट। और जितने अब मेरे से जितने भी नए बच्चे जुड़ेंगे हमारे जीडी शर्मा सर के फैमिली में, गो गणेश बायोलॉजी के इस चैनल में, जितने भी हमारे कार्टून जुड़ेंगे और जितने भी जुड़ना चाहेंगे, अब सब सोच रहे होंगे कार्टून में बोला, अरे यार कार्टून है, कार्टून देखने से अच्छा भी लगता है क्या। तो सभी जितने भी लोग जुड़ेंगे वो सब आराम से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कम मिनट का लेक्चर रहेगा, हार्डली अगर होगा भी तो 1 आवर का होगा। आज इंट्रोडक्शन है तो लंबा जा ही सकता है, परेशान होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग को इस सेल चैप्टर में ना कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो मैं लिख के लाया हूँ, जिसमें टाइम बचेगा। तो बस एक बार बता देता हूँ कि ये चैप्टर में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, जिससे एक आइडिया हो जाता है उस चैप्टर के बारे में कि उस चैप्टर का रोड मैप क्या है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन अबाउट सेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। फिर कौन कौन सा साइंटिस्ट ने कैसे सेल का डिस्कवरी किया और किस के थ्रू इस सेल को डिस्कवर्ड किया। मतलब सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप ही चाहिए, तो एक एनसीईआरटी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताती है और इनडायरेक्टली वो एक जगह पे बॉक्स में लिखती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। बिल्कुल ठीक, वो रेड कलर का जो बॉक्स है जिसमें पुरकिंजी फाइबर बना, पुरकिंजी साइंटिस्ट के बारे में बताया हुआ है, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बताया हुआ है। हाँ बिल्कुल, जो आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, रेड वाला ना, अरे हाँ रेड ही वाला, उसी रेड वाले में जितने भी साइंटिस्ट का दिया हुआ है ना, उन सभी में हम लोग इसी में कवर करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ जब से ही आएगा ना, वैसे ही आप लोग आधा सेल के बारे में ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, परेशान होने का जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्या पढ़ना है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, क्या लेके बना रहेगा, सेल लेके बना रहेगा। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेल हम लोग को 3 तरीके का पढ़ना है। एक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, मतलब जिसमें इनडायरेक्टली सब ऑर्गेनिज्म सब आ जाते हैं। ठीक है, मतलब समझेंगे कि क्यों प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, क्यों यूकैरियोटिक बोलते हैं। दूसरा टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे, जैसे एक एनसीईआरटी ओनियन सेल का एग्जांपल बताई है। इसके पहले में रैशनलाइज्ड जब नहीं हुआ था एनसीईआरटी, तो उस समय वो ह्यूमन चीक सेल के बारे में भी बताती है। तो वो दोनों ही से वो एनिमल और प्लांट के बारे में बताना चाहती है, तो ये दोनों यहीं पे कंप्लीट होगा। नहीं समझ में आया, जितना भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा ना, उन सब ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से समझेंगे। दूसरा हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल के बारे में। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल आ जाता है। एग्जांपल लेंगे प्लांट के लिए ओनियन सेल का, अरे यार प्याज प्लांट ही है ना, कि और कुछ और समझते हो। और एनिमल सेल ह्यूमन चीक सेल के बारे में। ठीक है, ह्यूमन चीक सेल एनिमल का, जिसमें ये नहीं समझना कि ह्यूमन में चीक ही होता है, सब में होता है, एपिडर्मल सेल सब में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल का भी अलग अलग हिस्सा होना चाहिए, पार्ट्स होता है। क्या क्या रहता है, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोई बात नहीं, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। ठीक है,
और जब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस में हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही के टॉपिक में डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एंडोसाइटोसिस। अब कुछ लोग बोलेंगे कि एंडोसाइटोसिस तो सिलेबस में नहीं है। जहाँ पे एनसीईआरटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे में लिखती है ऑस्मोसिस के बारे में, उस जगह पे वो अमीबा के बारे में बताती है। उस अमीबा में एंडोसाइटोसिस लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियस जब पढ़ेंगे ना तो न्यूक्लियस के साथ ही सेल डिवीजन को पढ़ लेंगे। न्यूक्लियस हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, जिस न्यूक्लियस में हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमाटिन के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोजोम के बारे में पढ़ेंगे और डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। बहुत लोग सोचेंगे कि क्रोमाटिन क्रोमोजोम, बिल्कुल, जब सेल डिवाइड करता है तो कौन सा चीज सेल में ट्रांसफर होता है, जब सेल डिवाइड नहीं करता तो कौन सा चीज ट्रांसफर नहीं होता है। सवाल आप लोग को आया ही होगा, आप लोग के पेपर में परेशान भी किया होगा, अब इसके बाद परेशान नहीं करेगा हुआ। और फिर उसके बाद हम लोग सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल मतलब सेल को भी तो फंक्शन करना पड़ता है कि नहीं, तो वो फंक्शन कैसे करेगा। खाली न्यूक्लियस तो उसका पूरा ओवरऑल फंक्शन कर लेगा और इंडिविजुअल फंक्शन, प्रोटीन बनाना हुआ, प्रोटीन को ट्रांसफर करना पड़ा, और बहुत आप लोग को पता ही है पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट में क्या मिलता है, प्लास्टिड के बारे में, वैक्यूल के बारे में, गोल्गी बॉडी के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, लाइसोसोम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम, इन सभी को हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट मानते हैं, क्योंकि ये सब एक ही साथ फंक्शन करता है कोऑर्डिनेट मैनर में, और बाकी सबको हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं मानते हैं, ठीक है। और बस, और उसके बाद तो नंबर, शेप और साइज। एनसीईआरटी सेल के बारे में अलग बॉक्स में लिखी है, अलग अलग शेप का सेल बनाई है। एक लॉन्गेस्ट सेल बनाई है, नर्व सेल, जिसको आप लोग टिश्यू चैप्टर में पढ़ते आए हैं। फिर वो एक जगह पे डब्ल्यूबीसी के बारे में बनाती है, ओवा के बारे में, वो ओवम के बारे में लिखती है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। जिन लोग को ये पूरा टॉपिक लिखना हो वो भी लिख सकता है। इसको टॉपिक टू बी कवर्ड बोल के लिख लो या रोड मैप ऑफ द चैप्टर करके लिख लो। बहुत लोग सोचेंगे कि ये वर्ड क्यों बना, ये वर्ड इसलिए बना है ताकि ये इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर को पढ़ने के लिए उसका टॉपिक जानना बहुत जरूरी होता है। टॉपिक समझ में आ गया, आधा चैप्टर उसी जगह खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी लिखना है तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट पेन उठाओ और लिख लो। रफ कॉपी हो गई बिल्कुल। अभी जहाँ पे बैठे हुए हो, अरे सो के देख रहे हो तो फायदा नहीं है, जल्दी उठो। हाँ, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। कॉपी उठाओ और पेन से रफ पेज में या कुछ भी रफ कॉपी हो, फटाफट फटाफट इसको लिखते जाओ। बाद में अगर करना चाहे तो कर सकते हो, जल्दी जल्दी लिखो। अरे मैं कहीं नहीं गया हूँ, यही हूँ। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहीं और से बोल रहा हूँ। जल्दी लिखो, ठीक है। इंट्रोडक्शन अमाउंट ऑफ सेल सबसे पहले, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सेल, फिर उसके बाद वो साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन, वो कॉमा है, ठीक है। ये दिखाई दे ही रहा होगा, जूम करके देख लेना वीडियो को। ये दोनों कॉमा है। उसके बाद एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब किन साइंटिस्ट ने कैसे सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। फिर इन्वेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप का यहीं पे विच हेल्प अस टू सी सेल, जो हम लोग को सेल देखने को मदद करे। क्या सेल को तुम ऐसे ही देख सकते हो क्या हवा में? नहीं देख सकते हो, इसीलिए तो माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। जल्दी, ये जब हो जाएगा तो उसके बाद ये लिख लेना, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ। ये एनसीईआरटी में 5.2 में ये टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। ये 5.2 का है। जल्दी जल्दी, ये जैसे ही हो जाएगा उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल करना। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल, जो मैं बता रहा हूँ। ये जैसे ही होगा उसका टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, शेप, साइज। यहां तक जब हो जाएगा तब इधर आ जाना। ये 5.3 का पार्ट है। 5.3.1
+2 +3 ये सब इसी का हिस्सा है। ठीक है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कैमरा में, जूम करके आराम से देख लो। साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस जैसे ही होगा ना तो यहाँ पे आ जाना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमाटिन, क्रोमोजोम और डीएनए। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तब जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखे हो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एरो बना के लिख लेना हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और डिफ्यूजन। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैं हाइपर लिखा हूँ, टॉनिक लिख लेना, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इतना तो पता होगा यार। ठीक है, फिर ये जब हो जाएगा तब यहाँ सेल ऑर्गेनेल्स में आना। ये लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का। उसके बाद ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस, फिर लाइसोजोम। और उस वहाँ पे देखना, वहाँ से एरो बना हुआ है, उस एरो के ऊपर में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम लिखा हुआ है, उसको लिख लेना। और फिर उसके नीचे में ऑस्मोसिस, तो वो उधर ही आ गया। और वहाँ पे वैक्यूल्स के नीचे में ना लिख लेना एमीबा और प्रोटोजोआ। मतलब प्लांट में तो वैक्यूल मिलता ही है, प्लस लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंट टाइप का फूड वैक्यूल मिलता है, तो उसको भी कर लेना। ठीक है, हो गया। चलो अब आगे बढ़ता हूं। लिखे हो ना, स्क्रीनशॉट मत लेना। स्क्रीनशॉट लोगे ना तो वो मोबाइल ही के अंदर रह जाएगा और फिर मन नहीं करेगा। और मैं समझ सकता हूँ, बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं मोबाइल में रहेगा, मैं बाद में पढ़ लूंगा, जब भी पढ़ेंगे। कुछ वैसा नहीं करना है, बिल्कुल मन नहीं करता है। और वो मोबाइल के गैलरी ही में पड़ा रहता है, सिर्फ वो देखने के लिए काम आता है। इसलिए फटाफट लिखते जाओ। आज का लेक्चर क्लास ही में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए मैं दो बार बोल बोल के करवाऊंगा जिसे पूरा दिमाग में बैठ जाए। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, सबके दिमाग में एक ही जाएगा। अगर मैं स्टार्ट करूंगा डेफिनेशन ऑफ सेल तो सब चिल्ला चिल्ला के सबके दिमाग में एक ही बात आएगा, क्या? इट इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबके दिमाग में आएगा, 100% बच्चा यही जाएगा। किसी से भी राह चलते किसी भी 9th वाले बच्चे का पकड़ो, अपने दोस्ती का कॉलर पकड़ के बोलो कि जल्दी बताओ सेल का डेफिनेशन, तो वो तुमको आराम से बता देगा, नींद में भी बता देगा, है कि नहीं? इट इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मेन दिक्कत उस समय आता है जब अगर कोई पूछे कि उसको क्यों बोलते हैं बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं और क्या बोलते हैं, फंक्शनल क्यों बोलते हैं? ये 3 पॉइंट है। अरे यार, है कि नहीं? 3 है ना? अरे मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं, कैमरा में देखो, इधर इधर इधर, हाँ तुम्ही को मैं बोल रहा हूं। बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 3 पॉइंट में, जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं डेफिनेशन ऑफ सेल। डेफिनेशन ऑफ सेल जिसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी बताते जाओ। इट इज द बेसिक फंडामेंटल structural and functional unit of life। तुम लोग अपने, जब तुम लोग के मतलब पेपर में जब पूछेगा तो डेफिनेशन प्रॉपर लिखना है। ये एरो के लिए मैं तुम लोग को समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? चलो क्यों बोलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल। क्लास 8th में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़े होगे, ठीक है? जो नहीं भी पढ़ा है उसको भी समझ में आ जाएगा, और जो पढ़ा है तो वो तो पढ़ा ही है। तुम सुनो, ठीक है?
चलो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, आधा टॉपिक इसी में कंप्लीट हो जाएगा। सुन लो बस, फंडामेंटल क्यों बोलते हैं। मैं अब अगर बात करते हैं सेल का, तो ये तो पता ही है कि कोई भी लिव इन चीज, जितना भी लिव इन ऑर्गेनिज्म है, हर लिव इन ऑर्गेनिज्म के अंदर में सेल होगा ही होगा, ये तो पता है क्या। और मैं अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बात कर रहा हूं तो मैं किस ऑर्गेनिज्म का बात कर रहा हूं। अरे यार ऐसा मत बता देना कि ऑर्गेनिज्म तो ऑर्गेनिज्म ही होता है। ऑर्गेनिज्म का भी ना अलग अलग ग्रुप होता है। कुछ लोअर ग्रुप का ऑर्गेनिज्म होता है, कुछ हायर ग्रुप का ऑर्गेनिज्म होता है। लोअर ग्रुप में कौन आ गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी मैं तुम लोग से डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं, बस ध्यान से सुनो, इतना तो पता ही होगा यार, ऑब्वियस सा बात है कि लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इतने नालायक नहीं हो। लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर, हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर। उस मल्टी सेलुलर में क्या आ गया, जल्दी जल्दी, जो हायर है, खिड़की के बाहर देखो जल्दी, अपने घर से बाहर पेड़ दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल तुम खुद जो इस लेक्चर को देख रहे हो कैमरा के अंदर, वो हो ना तुम, तो एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है। और बाकी लोअर में तो यूनिसेलुलर ही हो गया, और जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट होता है उसमें मैं जा नहीं रहा, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, बी इट लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और बी इट हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब बिल्कुल यूनिसेलुलर, और हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट और एनिमल। क्या मैं प्लांट और एनिमल को मल्टी सेलुलर बोल सकता हूं? मल्टी सेलुलर बोल ही सकता हूं, क्यों नहीं बोल सकता। मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब प्लांट का भी अलग अलग ग्रुप होता है। पहले एनसीईआरटी लिखती थी, जब एनसीईआरटी रैशनलाइज नहीं हुआ था तो अलग हम लोग को पढ़ना था, जिसमें एल्गी आता है, ब्रायोफाइट आता है, टेरिडोफाइट आता है, जिम्नोस्पर्म होता है और एंजियोस्पर्म होता है। तुम लोग की सर ये क्या बोलते हुए चले गए, मैं बता रहा हूँ। एल्गी के बारे में तो जानते ही हो, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ये सब अलग अलग पार्ट है। कोई ऐसा प्लांट होता है जो हम लोग को सीड ही नहीं देता। डायनासोर के जमाने में, ठीक है, जो सबसे डोमिनेटिंग प्लांट था, बड़ा बड़ा पेड़ होता था ना, अरे डायनासोर भी तो बहुत लंबा, एक डायनासोर होता था जो सिर्फ फल फूल खाता था, तो वो बड़ा, तो वो फल फूल नहीं, वो क्या खाता था, वो प्लांट का सीड खाता था। उस समय सीड अंदर नहीं होता था। उसके बाद एंजियोस्पर्म, तो अभी का जो टाइम चल रहा है हमारे अर्थ में, वो एंजियोस्पर्म का टाइम चल रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट की बीज जो है वो अंदर है, फल बाहर है, मतलब उसका खाने वाला पार्ट बाहर के तरफ है, और जो उसका सीड है वो अंदर के तरफ है, ठीक है। तो वही पूछ सकता है, मतलब इनडायरेक्टली घुमा फिरा के दे देगा। रेफरेंस बुक, किसी किसी के स्कूल में रेफरेंस बुक चल रहा होगा तो उस रेफरेंस बुक में लिखा होगा, ठीक है। हाँ, बहुत ऐसा बुक है जिसमें वो रेशनलाइज नहीं हुआ है, तो बस ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, और इसको कर लो। ये पूरा ये देना, हेडिंग लगा देना यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे हेडिंग दे देना, गो कॉन्सेप्ट, कॉपी के ऊपर गो कॉन्सेप्ट, मतलब कि ये, मतलब ये दिमाग में रहेगा कि गणेश सर ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, और वो बार बार तुमको बताएगा जब अपने कॉपी में ये पढ़ोगे, ठीक है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। और एनिमल है, अब ये जो एनिमल है, एनिमल में तो बस अपना वो एनिमल का जानते ही हो
कि वर्टिब्रेट्स होता है, एक ऐसा एनिमल मिलेगा लोअर ग्रुप में जिसमें वर्टिबल कॉलम नहीं होगा, और एक ऐसा ग्रुप का ऑर्गेनिज्म मिलेगा हायर में जिसमें वर्टिबल कॉलम होगा। अरे हाँ, वर्टिबल कॉलम वही पीछे वाला हड्डी, बिल्कुल एनिमल जिसमें लोअर का अगर मैं बात करूं तो उसमें वर्टिबल कॉलम एब्सेंट। मैं वर्टिबल कॉलम को वीसी से लिख रहा हूं, ठीक है, वीसी मतलब वर्टिबल कॉलम। ये पीछे वाला देखो कैमरा में, ये है ना, ये वर्टिबल कॉलम, और इन वर्टिब्रेट्स को मैं INV से लिख रहा हूं, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है कि जिसमें वर्टिबल कॉलम एब्सेंट होता है, इन वर्टिब्रेट्स जिसमें वर्टिबल कॉलम एब्सेंट। और वर्टिब्रेट्स हम लोग बोलते हैं किसको, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं जिसमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है। ये प्लस और माइनस का मतलब, माइनस जहां जहां मैं लिखूंगा समझ जाना कि वो एब्सेंट है, और प्लस जहां जहां लिखूंगा समझ जाना कि प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया, और एनिमल में ये हो गया, लोअर वाला हो गया और एक हायर होगा, हायर जिसमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होगा। हाँ, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, मैमल्स हो गया, इन सभी में, ठीक है। तो इन सभी में ये सभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। तो इन सभी ऑर्गेनिज्म में ले लेके क्या बात निकला कि हमारा सेल प्रेजेंट होगा, ठीक। अब कैसे होगा, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैं मल्टी सेलुलर का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। इसको लिखना है तो यहाँ पे लिख लो जल्दी, हम हाई स्पीड में जल्दी फटाक से लिख लो। पहले लिखना डेफिनेशन ऑफ सेल, उसके बाद लिखना इट इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ये जैसे ही लिखना हो जाएगा उसके बाद लिखना बी इट लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और यहां पे लिख लेना और हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में लिख देना यूनिसेलुलर है, और हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में लिख देना प्लांट, एनिमल। और प्लांट में मैं इस तरह से मैं एरो बना के लिखा हूं, तुम्हारे में तुम कॉपी में लिख रहे होगे, अगर व्हाइट पेज में लिखोगे तब तो वो एरो बना के लिख लो एज इट इज। अगर रूल कॉपी में लिख रहे हो तो उसको सीधे प्लांट इक्वल साइन देके लिखना, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। और एनिमल वाला जो होगा, एनिमल में दे देना लोअर में वर्टिबल कॉलम एब्सेंट -NT, मतलब वर्टिबल कॉलम एब्सेंट है, और हायर में लिख देना वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है। यहाँ पे ये V.C मतलब वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रायोफाइट्स के तो एंजियोस्पर्म, टेरिडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को यहाँ पे लिख दो कि सीड, मतलब ये एंजियो मतलब फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है, और टेरिडोफाइट्स जिसमें सीड जो रहता है वो नेकेड रहता है। नेकेड सीड का ये मतलब नहीं है कि सीड कपड़ा नहीं पहना है, ठीक है। नेकेड सीड का ये मतलब है कि इसके बीज को तुम देख सकते हो खुले में अपने आंख से। क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। टेरिडोफाइट्स में लिखो नेकेड सीड एनक्लोज्ड नहीं है, और एंजियोस्पर्म में लिखो फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट, ठीक है। और ये VC का क्या हुआ, तो वो मैं यहाँ पे बता ही दिया हूँ कि वर्टिबल कॉलम होता है, और INVC मतलब इनवर्टिब्रेट्स में वर्टिबल कॉलम एब्सेंट होता है। इतना हो गया लिखना, बिल्कुल जल्दी। हम लोग एक एक बात हम लोग को देखना है, जल्दी जल्दी फटाफट, हर टॉपिक एकदम क्लियर करो। और जिनका हो गया है मैं उनको बोल रहा हूँ, ठीक है, जिनका हो गया उनको मैं बोल रहा हूँ। क्या बताया अभी,
अभी बस कुछ नहीं हुआ, अभी बस टॉपिक बताया गया है। अब तुम बोलोगे कि सर कहाँ हट जा रहे हो, अरे मैं लिखने का टाइम ले रहा हूँ। अभी हम लोग जितने भी टॉपिक अभी मैं पढ़ाया हूँ उसमें बस यही बताया हूँ कि इस पूरे चैप्टर में क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद मैं अभी बस डेफिनेशन ऑफ सेल स्टार्ट किया हूँ कि सेल को क्या बोलते हैं। तो सेल को क्या बोला जाता है, इट इज़ अ बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर हो गया, और हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हमारा प्लांट और एनिमल है। ठीक है, और प्लांट जो है हमारा एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, और एनिमल में लोअर वर्टिबल कॉलम है एब्सेंट, हायर में वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट। अब बोलोगे कि कहाँ से आवाज़ हो रहा है, वो दरवाज़ा मैं बंद करा। ठीक है, इतना हुआ, चलो बस मेरे साथ बोलते रहो, बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद अब बस एक बार जैसे ही होगा एक बार बस देख लेना, आई को एक बार उस कॉपी में जहाँ पे लिखोगे उसको एक बार देख लेना, हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको फंडामेंटल बोलते हैं, है कि नहीं। ये तो मैं बताया कि सभी में सेल प्रेजेंट होगा, जितने भी ऑर्गेनिज्म हो गए। तो मैं मल्टी सेलुलर का एग्जांपल ले रहा हूं, ये गो कॉन्सेप्ट ही में चलेगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारा टारगेट क्या है, फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। तो बस मैं एग्जांपल ले रहा हूं, रिप्रोडक्शन से मैं समझाऊंगा, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना लाइफ इस अर्थ पे मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं, है कि नहीं, कि एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन वहां पे सरवाइव करे, उसके बाद वाला जनरेशन मिले, जिसे एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे। क्या एसएसटी ये सब में भी पढ़ते हो इकोसिस्टम को। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें सबसे पहला मैं मेल ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो सर ये क्या बना रहे हो, हाँ इंसानी बना रहा हूं। अभी इंसान तुमको जैसे और अच्छा से आता है वैसे बना लो। तो सर ये तो एलियन लग रहा है, अरे एलियन नहीं लग रहा है यार, कितना अच्छा लग रहा है। ये मेल है, ठीक है, और इसका जो हेयर है ये बिल्कुल कजामा के जैसा है, और ये फीमेल है। ठीक है, चल मेल है। और बायोलॉजी में ना मेल को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, ये तो फीमेल हो गया, मेल को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। देखो ऐसे एरो बना दोगे तो ये मेल होता है, और ऐसे जब कर दोगे ना तो ये फीमेल होता है। ठीक है, तो मेल है और ये फीमेल है। मेल क्या करता है, मेल प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट। अरे मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है ना, मेल स्पर्म मेल गैमेट ही है। तो ये मेल गैमेट निकाला, मेल गैमेट, ठीक। और फीमेल से फीमेल गैमेट निकलता है, ओवा। क्या फीमेल से हमारा फीमेल गैमेट, ओवा। और बोलो कि सर ये गैमेट का मतलब क्या है, गैमेट मेल गैमेट फीमेल गैमेट मतलब सेल होता है गैमेट एक तरीके का। ठीक है, हाँ ये भी एक सेल ही है, हाँ वही सेल, मेल गैमेट फीमेल गैमेट ये दोनों ही सेल है। गैमेट मतलब मेल गैमेट बोलने का मतलब इसको सेक्स सेल भी बोलते हैं। सेक्स सेल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसी के बाद तो हमारा फीटस बनता है, बेबी। क्या ये हुआ, और ये दोनों का क्या होगा, फ्यूजन, आपस में दोनों फ्यूज करेगा। क्या, तो जिस फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। अब इस फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा क्या होगा, ये दोनों फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन हुआ,
फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा क्या बनेगा, जायगोट। ये हमारा स्पर्म था और ये हमारा ओवर। एन मैं क्या लिख रहा हूं, ये एन मैं क्यों लिखा हूं इसके अंदर, इसका रीजन है। एन मतलब कि कितना सेल है, तो ये सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है, मतलब 1 + 1 कितना होता है 2। तो एक सेल और एक सेल मिलके कितना बनाया, 2 सेल। और जानते ही हम लोग की जायगोट 2n डिप्लॉयड होता है मल्टीसेलुलर में, क्या। अब इस जायगोट के बाद क्या होगा, एम्ब्रायो। अब इस एम्ब्रायो तो बन गया, क्लास 8 ही अभी चल रहा है, एम्ब्रायो बना। अब इस एम्ब्रायो के बाद हमारा क्या होगा, एम्ब्रायो के बाद हमारा फीटस। एम्ब्रायो हुआ, एम्ब्रायो में हम धीरे धीरे हल्का हल्का हार्ट बनेगा, लंग्स बनेगा धीरे धीरे, क्या हर ऑर्गेनिज्म। फिर धीरे वो फीटस रहा होगा, वो फीटस से धीरे 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 उसमें उसके अंदर में छोटा 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 बनेगा। फीटस को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, देख लो। ये क्या है, ये प्लासेंटा के अंदर है, प्लासेंटा जुड़ा हुआ है इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। फीटस हुआ, फीटस के बाद हमारा बेबी। अब बेबी मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, क्या मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। ये पूरा प्रोसेस हुआ। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे देखने से, कि लाइफ स्टार्ट हुआ सेल से, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, बनने वाला भी सेल, एम्ब्रायो भी तो सेल ही का पार्ट रहेगा, तभी तो उसमें से निकलता है हमारा लेयर्स बनता है, हार्ट्स बनता है, लंग्स बनता है। हार्ट में हार्ट सेल होता है। टिश्यू में पढ़े हो, जो लोग पढ़ लिए हैं टिश्यू, उन लोग को पता होगा कि टिश्यू में कार्डियक मसल के बारे में बोलता है। तो असल में कार्डियक मसल क्या है, सेल ही तो है। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। साइंटिस्ट ने उस ग्रुप ऑफ सेल को, एक पर्टिकुलर सेल को समझने में आसानी हो इसलिए साइंटिस्ट ने उसको टिश्यू बोल दिया, जबकि है तो वो सेल ही। तो ये भी सेल, फीटस भी एक सेल ही हुआ, बेबी भी हुआ, मेल और फीमेल भी बना। हम तुम सब कोई, सब में तो ये लाइफ स्टार्ट हुआ पूरा सेल से। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। इतना तक समझ में आया, यही है फंडामेंटल, ठीक है, हो गया बिल्कुल। इसको लिख लो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब वो एक्सक्लेमेशन का मैं साइन दिया हूं, जिसका मतलब कि वो क्या है, ठीक है। अभी वो उसी टॉपिक में, वो बीट के बाद ही में, उसके बाद ये ऐसे ड्रॉ कर लो और फटाफट इसको लिख लो जल्दी। अब मुझे ये बता दो कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो क्या वो भी अपना लाइफ सेल ही से स्टार्ट करेगा। हाँ, तुम बोलोगे हाँ सर सेल से स्टार्ट करेगा, क्योंकि जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल ही से स्टार्ट कर रहा है, वो भी सेल से स्टार्ट करेगा। मल्टी मतलब ज़्यादा है सब में। अब ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही मेल गैमेट जाएगा। क्लास 8 में तो पढ़े हो कि बहुत सारा मेल गैमेट निकलता है, उसमें से कुछ एक ही फ्यूज करता है ओवा के साथ, है कि नहीं। बस उसका बेबी ये सब बना, हो गया। चलो अभी तक क्या किए, अभी तक कुछ भी नहीं। टॉपिक पढ़े चैप्टर का, चैप्टर का टॉपिक के बाद हम लोग क्या पढ़े, टॉपिक पढ़े। टॉपिक के बाद हमने सबसे पहले हम लोग अभी डेफिनेशन ऑफ सेल में है कि क्यों उसको फंडामेंटल बोलते हैं, तो क्लियर हो गया है। अब बगल में बस लिख लेना कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, यहाँ पे लिख लेना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म start their life from single cell। एक ही सेल से न करेगा। अब मैं जैसे एमीबा को ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये हमारा एमीबा है। इस एमीबा में क्या होगा, ये बना होगा एक सेल से, धीरे धीरे साइज बड़ा हुआ होगा। इसी एमीबा के अंदर में तो सब फंक्शन हो जा रहा है, यही रिप्रोडक्शन ही कर रहा है, यही एक्सक्रीशन भी कर रहा है,
अंदर वाला फूड बाहर में जाएगा, मतलब बाहर का जो फूड रहेगा धीरे धीरे मूव करेगा, अंदर ले लेगा, फिर भेजेगा क्या। और मल्टी सेलुलर में फंक्शन है ना, मल्टी सेलुलर में क्या हो रहा है कि मल्टी सेलुलर में हर एक फंक्शन करने के लिए स्पेसिफिक है भाई, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक है, हम लोग को खाना भी स्पेसिफिक ही चाहिए। घर में जब अच्छा खाना नहीं होता है तो मम्मी को बोलते हो ना ये वाला अच्छा नहीं है, वही हम लोग स्पेसिफिक है, तो हमारे बॉडी के अंदर में भी तो स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए। नर्वस सिस्टम होता है सेंस करने के लिए, अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख ही लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, स्टमक का सेल होगा, एंजाइम निकालेगा, खाना को पचाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, जब फूड टूटेगा तो उसके पूरे बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड करवाता है बस। तो वही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल पूरा फंक्शन परफॉर्म करता है। स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल एंड सिंगल ही सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन। क्लियर? ये हो गया, इसको लिख लो, लिख चुके हो गया। जल्दी जल्दी, इतना जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग लिख लो। हो गया बिल्कुल। ये अभी गो कॉन्सेप्ट ही में चल रहा है, अगर दिमाग में आ रहा है कि इसको कहीं और लिखे, वो गो कॉन्सेप्ट ही में वो चल रहा है। गो कॉन्सेप्ट मतलब एनसीईआरटी के पॉइंट को अच्छा से बता रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में हर एक चीज के लिए डायग्राम ये सब नहीं बना हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए पहले से पता होना चाहिए, तो इसलिए वो गो कॉन्सेप्ट रहेगा तो रिवीजन में बहुत आसानी रहता है कि एक पॉइंट मालूम रहेगा, हाँ ये सही है। ये हुआ, चलो फंडामेंटल समझ में आ गया। फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? दूसरा पॉइंट क्या बोलते हो तुम लोग डेफिनेशन में? इट इज द बेसिक फंडामेंटल। अब स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं स्ट्रक्चर? अब मान लो कि तुम सिविल इंजीनियरिंग किए, सिविल इंजीनियरिंग के बाद अब तुमको घर बनाना है, क्या घर कैसे बनाओगे? जल्दी जल्दी बताओ, बताओ, तुम्ही को मैं बोल रहा हूं, सो के ऐसे मोबाइल देखने से नहीं होगा, बताओ जल्दी। अरे नहीं हटे हो अभी भी, बोलने के बाद भी स्टडी टेबल पे बैठ के बताओ जल्दी। क्या चाहिए बेसिक चीज? बोलोगे तुम कि सर ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, है कि नहीं? बालू चाहिए, अरे यार बालू वही हो गया डेजर्ट वाला जो रहता है उसमें, क्या ये सबको अच्छा से करोगे वो और अच्छा से करेगा। फिर उसके बाद ब्रिक को प्रॉपर अलाइन करोगे, अरेंजमेंट बनाना है। घर बनाने के लिए पहले तो पिलर बनाओगे, वो पिलर बना रहेगा तुम्हारा। पिलर बनने के बाद ऊपर से छत को डालोगे। क्या छत क्यों बनाते हैं यार, दरवाजा ये सब क्यों रख रहे हैं, बाउंड्री क्यों बना रहे हैं? ताकि बाहर में जितना भी चीज है, अंदर बाहर वाला जितना भी हमारा जो जरूरत वाला भी नहीं है या जरूरत वाला है, हम लोग को प्रोटेक्शन दे, है कि नहीं? सेपरेट करें हमारे एनवायरमेंट को। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग घर बनाए, बाउंड्री रखे और सेपरेट करते हैं, फिर दरवाजा बनाएंगे, उसके ऊपर से छत को डालेंगे और जैसा डिजाइन चाहिए बाहर से वैसा डिजाइन बनाएंगे। और अंदर में पढ़ने के लिए स्टडी रूम, ड्राइंग हॉल रहेगा। मैं ओवरऑल घर का बात कर रहा हूँ, मैं फ्लैट को भी घर ही में बोल रहा हूँ, जो घर है वो घर ही है, ठीक है? अभी बस सुनो ध्यान से। अंदर में हम लोग को पढ़ना होगा तो उसके लिए हमारा क्या होगा? स्टडी रूम होगा, सोने के लिए बेडरूम होगा। और जिन लोग का और ज़्यादा स्पेस होगा तो वो लोग अपना क्या करेंगे, ड्राइंग हॉल बना लेंगे और फिर अपना टीवी के लिए रूम रख लेंगे, गेस्ट रूम रख लेंगे, ये सब हुआ। हाँ, दरवाज़ा क्यों रखते हैं तुम लोग की? सर दरवाज़ा इसलिए रखते हैं ताकि बाहर का जो पर्सन हो वो अंदर आ पाए और अंदर का जो पर्सन है वो बाहर जा पाए। और ये भी है कि सर जब जिसको हम लोग नहीं भी जानते हैं तो उसके लिए दरवाज़ा जो रहेगा हम लोग को बताएगा, हम लोग उस दरवाजे में देख लेंगे, जान जाएंगे, ये सब सिस्टम है। तो ये पूरे घर में अलग अलग रूम को तुम सेपरेट किए, क्या करने के लिए? तुमने कि क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए, सोने के लिए। अरे बेवकूफ, अलग अलग किए तो अलग अलग फंक्शन करोगे ना, है कि नहीं? तो ये प्रॉपर जो घर को डाले वो मैं बोल सकता हूँ इसको कि ये स्ट्रक्चरल चीज मैं कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। क्या
स्ट्रक्चरल चीज हुआ, अब मुझे जो फंक्शन करना पड़ेगा वो मैं अब फंक्शन कर लूंगा। अब कोई बोलेगा कि सर आप तो पेंट नहीं किए, अरे यार मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बीच में हम लोग रखने के बाद हम लोग अलग अलग फंक्शन किए और फिर जैसा हम लोग को जरूरत है वो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। डिवीजन क्यों? अलग अलग कमरा है, सोने के लिए बेडरूम है, पढ़ने के लिए स्टडी रूम है, खाने के लिए डाइनिंग हॉल है या जो भी ऐसा है, टीवी देखने के लिए टीवी रूम, ये सब है कि नहीं। तो ये फंक्शन कर रहे हो, तो ये फंक्शनल पार्ट परफॉर्म किए, डिवीजन हुआ फंक्शन का। लेबर क्यों बोलते हैं? क्लास 9th में हो, इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो, लेबर किसको बोलते हैं? जो घर में मतलब फंक्शन कोई काम कर रहा है क्या, तो ये लेबर हो रहा है। तो बायोलॉजी में डिवीजन ऑफ लेबर का यही मतलब है। अभी बस ये जानो कि घर है, घर में अलग अलग फंक्शन करने के लिए चीज है, ठीक। बिल्कुल उसी तरह जब सेल, तो पहले तो सेल रहा नहीं होगा, हाँ पहले डायरेक्टली सेल नहीं, सेल से भी हमारा, हम लोग एटम से शुरू हुए हैं ना, एटॉमिक चैप्टर एटम पढ़ चुके होंगे या नहीं भी पढ़ोगे तो सुन लो। पहले एटम होता है, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बनाता है, कंपाउंड के बाद हमारा बनने वाला चीज जो होता है वो सेल होता है। क्या हुआ अब मैं फटाफट बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी, कि ये स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें ये घर बना, खिड़की दरवाजा, इसके अंदर का चीज मैं ड्राइंग में नहीं बता सकता अभी, बोर्ड पे समझ ही गए होगे, ये पूरा डिजाइन दिए हो तुम, ठीक है। और ये डोर है, तो ये फंक्शन करने के लिए है। तो बिल्कुल एज इट इज ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जैसे यहाँ पे हमारा वृक्ष हुआ ना, ये तो हमारा ब्रिक्स हुआ ना, ब्रिक्स चाहिए, ब्रिक्स होगा, उसके बाद बालू होगा, सीमेंट। तुम बोलोगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो यार, बायोलॉजी बताते बताते कहाँ आ गया। मैं बोलूंगा कि मैं बायोलॉजी ही में हूँ, समझ ही गए होगे। ये हुआ, इसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे कमरा बनेगा वो सब बनेगा। तो एज इट इज ऑर्गेनिज्म में भी, हाँ ऐसे ही लिख देना है। ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले हमारा एटम होता है। एटम मतलब वही कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जैसे कि दो अलग अलग एटम, CO2, H2O, CH4, NH3, है ना। मॉलिक्यूल के बाद कंपाउंड। अब कंपाउंड के बाद हमारा क्या होगा, सेल। अरे आज तुम्हारे अंदर में भी हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है कि नहीं। पानी पीते हो, पानी H2O जाता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है कि नहीं। तो सेल भी तो ऐसे ही बना रहेगा। सेल हुआ, सेल के बाद अब क्या बनता है, मतलब ये एक सिंगल सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। अभी छोड़ दो, अभी बस ये जानो कि ये सेल है। सेल के बाद ग्रुप ऑफ सेल बनेगा क्या, तो जिसको ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोल दिए, टिश्यू। टिश्यू के बाद हमारा क्या होता है, सेल हुआ, टिश्यू हुआ। अब टिश्यू मतलब अब ये ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिलेगा, मतलब ये एक टिश्यू, दो टिश्यू, तीन टिश्यू। तो क्या ये जो मैं टिश्यू बोल रहा हूं, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि और मोर देन और ज्यादा सेल, मतलब ये पूरा एक टिश्यू रहा होगा, तो फिर ये ऐसे करके ये एक टिश्यू रहा होगा, फिर ये ऐसे करके एक टिश्यू रहा होगा, ये आपस में मतलब एग्रीगेट हुआ होगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, टिश्यू के बाद ऑर्गन। अरे है कि नहीं, सेल हुआ, टिश्यू हुआ, अब ऑर्गन होगा। ऑर्गन, अब बोलोगे कि सर ऑर्गन मतलब, मैं बोलूंगा कि ऑर्गन मतलब तुम्हारे अंदर में अभी सांस कैसे ले रहे हो, लंग्स के हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट क्या। और ये तुम सोच के कि अभी सर बता रहे हैं तो मुझे देख के पढ़ना है और मुझे कॉपी करना है, सेंस कर रहे हो। नर्वस सिस्टम अभी काम कर रहा है, एक्टिव है,
ब्लड थ्रू आउट ट्रांसपोर्ट हो ही रहा है, सर्कुलेट कर ही रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट है। अभी अगर वॉशरूम जाना होगा, वॉशरूम जाके अपना बॉडी का वेस्ट को रिमूव करोगे यूरिन के थ्रू, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्टिवेट है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी किए। ये सिस्टम बना कैसे? ऑर्गन से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये मैं ऑर्गन लिया हूँ तो ये किडनी भी हो सकता है, किडनी हो सकता है, हार्ट भी हो सकता है, या लंग्स भी हो सकता है, और सो ऑन। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आएगा? चल, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद हमारा क्या? ऑर्गन सिस्टम। अब ये पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएगा? मैं, तुम, हम बनेंगे ऑर्गेनिज्म। तो इन सभी में क्या हुआ? स्ट्रक्चरल चीज हुआ ना, ये सब आपस में इकट्ठा हुआ, एग्रीगेट हुआ, ये सब आपस में जुड़ा, ये आपस में जुड़ा, ये बना, फिर ये बना, फिर ये किडनी बना, हार्ट बना, लंग्स बना, मतलब ये ग्रुप ऑफ टिश्यू तो बना ही था, फिर और ग्रुप ऑफ टिश्यू और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर टिश्यू बना रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, जब एक ग्रुप ऑफ सेल मिलके एक सेल बनाया था और बहुत सारे सेल को मैं जब टिश्यू बोल दिया, तो उससे भी ज्यादा टिश्यू को मैं ये बोल सकता हूं कि जब मैं ऑर्गन बोलूंगा तो उस ऑर्गन में हमारा सेल मिलेगा। सेल बोलने का मतलब यानी कि टिश्यू रहेगा, है कि नहीं है? अरे बोलो यस। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अब दोबारा फिर तीसरी बार नहीं रिपीट करूंगा। कि एक सेल हुआ, उसमें एक सेल ही था। टिश्यू में क्या हुआ? ये एक सेल, ये सेल, टिश्यू। ऑर्गन, ऑर्गन बन रहा है, क्या हो रहा है कि और ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू बना होगा। ये हुआ, ये बना हमारा ऑर्गन। ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब इस ऑर्गेनिज्म के बाद हमारा क्या होगा? पॉपुलेशन। मतलब ये ऑर्गेनिज्म हम तो मिलके पॉपुलेशन ही तो बना रहे हैं। एक कंट्री का कितना कोई कंट्री पॉपुलेटेड है, इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही हो। पॉपुलेशन बना, पॉपुलेशन के बाद हमारा क्या बनेगा? कम्युनिटी बनेगा। कम्युनिटी तो बनता ही है। तुम्हारा फ्रेंड का सर्कल और अलग होगा, और तुम्हारे और दूसरे फ्रेंड का, जो तुम्हारा फ्रेंड नहीं होगा उसका और अलग होगा, वो तुम्हारे लिए कम्युनिटी होगा, है कि नहीं? अरे बोलो। ये हुआ कम्युनिटी, कम्युनिटी हुआ, पॉपुलेशन कम्युनिटी हुआ। अब कम्युनिटी के बाद हमारा क्या बनेगा? जल्दी, बायोम, है कि नहीं? अब बायोम के बाद, अब देखना लास्ट में समझ में आएगा क्या। बायोम, बायोम के बाद बायोस्फीयर। अरे बायोस्फीयर नहीं पढ़े हो ना क्लास 8 में? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ब्रायोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। एटमॉस्फेयर का अलग अलग लेयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर मतलब लैंड वाला, वही। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पे मिलता है? लिथोस्फीयर में मिलता है, तो ये वही है। बायोस्फीयर के बाद हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद क्या बनेगा? जल्दी। इकोलॉजी मतलब जिस ब्रांच को हम लोग पढ़ते हैं इकोसिस्टम, तो वो इकोलॉजी होता है कि ये पूरा इकोसिस्टम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो ये पूरा ओवरऑल चीज हुआ, ठीक है? क्यों स्ट्रक्चरल बोले? क्योंकि हर एक चीज आपस में ऐसे एग्रीगेट हो रहा है और ये कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहा है। तो फंक्शनल वाला पार्ट भी इसी में क्लियर हो गया। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? लिख लो इसको इतना। क्या करोगे? सबसे पहले स्ट्रक्चरल यूनिट हेडिंग देना, उसके बाद यही लिखना है तुमको कि तुम होम लिखे हो। होम के बाद ये चीज घर बनाने के लिए काम आता है, इसलिए मैं इस एरो को इधर के तरफ लिखा हूं। मेरे से पहले नहीं लिखे हो ना जो लोग, अगर मेरे लिखने से पहले अगर लिख रहा है जब मैं बोल रहा हूं, तो सबसे बड़ा गलती काम कर रहा है, सबसे बड़ा गलती काम। अभी ऑफलाइन में रहते तो अभी मार पड़ता, चपैट। जब मेरा हो जाए, जब मैं बोल रहा हूं तो उस समय सिर्फ सुनो, जब मेरा लिखना हो जाए, जब मैं मार्कर को छोड़ दूं तब लिखना। ये हुआ। अब इसके बाद ऑर्गेनिज्म कैसे बना? एटम्स, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल CO2, H2O, CH4, अमोनिया,
मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बनाया, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम। बस यही फटाफट इसको करते जाओ। ये हो गया, मार्कर गिर गया था। चलो हुआ इतना। और एक बात बता दूं, इसमें हम लोग कंपाउंड पढ़ रहे हैं ना, कंपाउंड में 3 चीज तो जानते ही हो। जब खाना खाते हैं तो क्या होता है हमारे बॉडी में? खाना से हम लोग को क्या मिलता है? दाल खाते हैं तो क्या मिलता है? प्रोटीन ना, लिपिड ना। फैट खाते हैं, घी जब खाते हैं तो लिपिड, फैट हो गया तो प्रोटीन फैट। दाल चावल खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स। ये सब वही चीज़ है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम में इन सब चीज़ लगेगा तो ये पूरा एग्रीगेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट क्या है? बहुत सारा कार्बन और हाइड्रोजन आपस में इकट्ठा हुआ होगा। समझ में आया? तो खा भी रहे हैं एटम मॉलिक्यूल। तो अब समझ में आया सब कुछ? बिल्कुल, ये पूरा चीज हो गया। अब इतना लिखना हो गया। चलो अब ऊपर में आप यहाँ पे स्ट्रक्चरल यूनिट, अगर किसी को और लिखना हो तो लिख देना, घर कैसे बनता है, ये वाला है। मतलब अब ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, ठीक है? हाँ, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको ऊपर में लिख लेना, ठीक है? हो गया। ये स्ट्रक्चरल वाला होगा। क्यों इसको स्ट्रक्चरल बोलते हैं? कि हमारे बॉडी में आपस में इकट्ठा होके ये अलग अलग फंक्शन कर रहा है। हमारा लंग्स बना तो लंग्स हमारा ऑर्गन, तो ये ऑर्गन क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करेगा। हार्ट है तो हमारा पंपिंग में मदद करेगा, ब्लड को पंप करने में। किडनी है तो एक्सक्रीशन में। तो इसलिए इसको स्ट्रक्चरल बोलते हैं, ठीक है? हो गया ये फंक्शनल यूनिट। अब यहाँ पे लिख दो फंक्शनल यूनिट। उसी में मैं बता दिया था फंक्शनल यूनिट के बारे में। फंक्शनल यूनिट, तो इस फंक्शनल यूनिट में हमारा क्या आएगा? मैं जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं लूं लंग्स को, तो लंग्स हमारा क्या करता है? लंग्स दिखाई दे रहा है ना तुम सभी को? तो ये हमारा लंग्स है। तो लंग्स में हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसियस होता है। अरे ऑक्सीजन को लेते हो, CO2 को बाहर निकालते हो ना, एक्सचेंज ऑफ गैसियस। हार्ट, हार्ट को मैं अभी ऐसे फिलहाल के लिए ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है? ये हार्ट हो गया। ये क्या करेगा? पंपिंग, पंप करेगा ब्लड को। किडनी एक्सक्रीशन परफॉर्म करेगा, मतलब एलिमिनेशन में, वेस्ट का। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, ठीक है? ये हो गया। और ये लंग्स रहा होगा तो ये लंग्स कैसे बना होगा? ये ऑर्गन है तो यानी कि टिश्यू रहा होगा, और ये टिश्यू रहा होगा तो यानी कि यहाँ पे सेल रहा होगा। इसके लिए भी वही चीज होगा। हाँ क्लियर? अरे एल्वेओलाई पढ़े होगे, ग्रेप्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है। एल्वेओलाई, एल्वेओलस, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, वही चीज है। अगर किसी को याद आ रहा है तो वो लंग्सी में तो वो उसी से वो निकलता है। और ये हार्ट हो गया तो हार्ट में कार्डियक मसल, टिश्यू जो लोग पढ़ लिए हैं वो लोग जानता होगा। और ये किडनी। इतना तक हो गया क्लियर? चलो ये हो गया। अरे लिख लिया कि नहीं हुआ? तो मैं इरेज कर रहा हूं ये। हो गया? चलो तो अभी क्या किए? सबसे पहले टॉपिक पढ़े थे, क्या क्या चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सेल हुआ कंप्लीट। आधा टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है? ये सब क्लियर हो गया हमारा।
अब बचा है हमारा साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, कि किस साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, किस चीज़ में, सेल को डिस्कवर करने में कंट्रीब्यूट किया और माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करने में, क्योंकि वही हम लोग को बताता है कि कैसे सेल डिस्कवर्ड हुआ है। ठीक है, मार्कर यहां से ले रहा हूं मैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पूरा एनसीईआरटी है बगल में, सब हो गया एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी बगल में है ना, देख लेना, हो जाएगा क्लास के बाद। इतना हुआ। अब चलो अब स्टार्ट करते हैं। साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन, किसमें? साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन इन इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। हल्का को टॉपिक है, दो चार टॉपिक है, बेसिक करना नहीं है। माइक्रोस्कोप पता ही है सभी को क्या करता है। ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग को नेकेड ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी नेकेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस जल्दी, अब इस पर है ही कोई टॉपिक? हाँ बिल्कुल यही है। साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन इन इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी नेकेड ऑब्जेक्ट। ये पूरा क्लियर। अब माइक्रोस्कोप ना एनसीईआरटी में ना अलग अलग दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जब देखोगे ना तो एक जब वो एक्टिविटी लिखता है ना उस चैप्टर का, चैप्टर 5 का, जब वो 5.1 एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारी बुक में, तुम्हारे बगल में अगर बुक है तो वहां पे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बता रहा है। और एक जगह पे जब वो रेड कलर का बॉक्स किया तो वहां पे वो क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। और उसी में वो एक साइंटिस्ट के बारे में लिखते हैं, जिन साइंटिस्ट का नाम है ए लुइनहुक, एंटोनी वॉन लुइनहुक, है ना। तो उनसे भी पहले एक साइंटिस्ट हुए थे। अभी बस थोड़ा सा चल रहा है, जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा बायोलॉजी साइंटिस्ट ही के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर वो नहीं होते तो हम लोग को आज समझ में नहीं आता कि क्या है, सोच लो। तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, इसीलिए लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ना एक साइंटिस्ट है, जेंस और हैंस, ये थे जिन्होंने सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया था। वो लोग फिजिसिस्ट थे, उनको था कि उनको इंटीरियर मतलब बहुत और डीप स्ट्रक्चर, छोटे छोटे चीज़ों को देखना हो तो उसके लिए कैसे देख सकते हैं, क्या इसके अलावा भी और छोटा छोटा चीज़ को भी हम लोग देख सकते हैं अपने आँख से। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक जैसे ही वो माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हो गया ना, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे एंटोनी लुइनहुक साइंटिस्ट आते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है। ये क्या किए, इन्होंने उस माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा चेंज किया। तब इन्होंने एक सिंपल प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया, रॉड के शेप जैसा था। अगर रेफरेंस बुक होगा तो रेफरेंस बुक में डायग्राम बना हुआ है उसका, लोहा के जैसा, मतलब ऐसे ट्रायंगुलर शेप का, ऊपर से रॉड निकलता है ऐसे पतला, और वहीं पे कांच ये सब था जो छोटा सा चीज से, और वहां पे आंख का था जिसको देख के तुम जान जाते थे कि इतना है। हाँ हल्का अभी भी है, ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में इन सभी ने, इन्होंने थेसिस भी, इनके स्टूडेंट ने ये जब दिया था ना, तो वो अभी भी वो बुक है जिसमें वो पूरा ऐसे बना हुआ है वो शेप, कैसे वो देखे थे। तो ये हुआ। इसी के बाद एक आते हैं रॉबर्ट हुक, ये एंटोनी लुइनहुक है, इन लोग का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इनके बाद एक अलग, क्योंकि डिस्कवरी होते ही रहता है, हर इंसान अलग अलग कहीं कहीं पे रहता है, तो वो पढ़ते ही रहता है। अभी बस ध्यान से सुनो, अच्छा ही लगेगा, इंटरेस्टिंग, कैसे सेल को हम लोग देखें। क्योंकि अगर ये इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तो चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले अंदर में एक इंटरेस्ट लाना जरूरी होता है। क्या, जैसे गेम क्रिकेट खेलने के लिए म्यूजिक
प्ले करने के लिए एक इंटरेस्ट है ना अंदर में, तो उसी तरह जब किसी चीज़ को समझना होता है तो उसके पहले इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। तो अब ध्यान से सुनो, एंटोनी लुई हुक हुए, इनके बाद रॉबर्ट हुक है। ये रॉबर्ट हुक क्या किए, इन्होंने, एंटोनी लुई हुक ने तो अपना बना लिया माइक्रोस्कोप, उसके बाद वो जितना भी लिविंग मतलब जितना भी पॉन्ड था इनके आसपास, उस पॉन्ड से, उस तालाब से, तालाब है, अब तालाब में तुम जानते ही हो कि हमारा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होगा, तो उस तालाब में से कोई एक निकाले तो उनको लिविंग सेल दिखाई दिया, अलग अलग चीज, अलग सेल निकाले, अलग सेल से अलग चीज दिखाई दिया इनको, लिविंग चीज। इसके बाद अब इन्होंने डॉक्यूमेंट ये पूरा अपना एक जगह पे लिखते जा रहे थे। यहीं पे उस टाइम पे ये जिस लाइब्रेरी में थे उसी टाइम पे रॉबर्ट हुक भी थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को देखा, उनको अच्छा लगा, तो इन्होंने क्या किया, लेटर के थ्रू पोस्ट कर दिया रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में, वहां पे ये सबमिट कर दिया। जब सबमिट हो गया तो सबमिट के बाद जो साइंटिस्ट देख रहे थे इस चीज को, जो और स्टडी करना चाहते थे, वो भी फैसिनेटेड हो गए, उनको भी बहुत अच्छा लगा कि अरे ये क्या है, मतलब इतना अच्छा डीप चीज ये सब है, हम लोग देख पा रहे हैं क्या, ये हम लोग ये सब चीज को भी हम लोग देख पा रहे हैं। कॉल बजा रहा था, ये ऑयल लेने गया था, सुन लो आप ध्यान से। रॉबर्ट हुक वो सब देखे, उन्होंने सबमिट किया रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में, वो सबमिटेड है, वो डॉक्यूमेंट अभी भी है, वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट, गूगल पे सर्च करोगे ना माइक्रोग्राफिया बोल के वो आएगा, वो तुमको वो दिखाएगा पिक्चर, वो हुआ। तो वहीं पे उनको बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये चीज हो रहा है। तो एंटोनी लुई हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया लिविंग पॉन्ड से कलेक्ट करके। क्लियर हो गया, ठीक है, ये पूरा क्लियर है। ये हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, एनसीईआरटी यही चीज लिखती है, मैं इसको अभी लिखूंगा, अभी बस सुन लो। इसके बाद हमारे आते हैं कौन, रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉक सेल को देखा। कॉक सेल क्या होता है, पेड़ होता है ना, ये पेड़ का ये बार्क देखे हो ना, जब पेड़ का देखना बहुत पुराना पेड़ ये सब हो जाएगा ना, तो इसको हिस्से को तुम निकाल सकते हो, लंबा सा चीज रहता है, उससे अलग अलग कॉर्ड बनता है। पुराना जितना भी बोतल होगा, इंक जिसमें रखते हैं वो देखे हो ना, बिल्कुल वो भी कॉक से बनता है, तो वो कॉक सेल होता है, कॉर्क सेल। इस कॉर्क सेल के अंदर में ये देखे तो इनको हनी कॉम के जैसा, क्योंकि कॉर्क को जब ध्यान से देखोगे ना तो तुमको डॉट 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 कुछ बना हुआ दिखेगा, तो वो हनी कॉम के जैसा, हनी मधुमक्खी का छत्ता देखे हो ना, तो बिल्कुल उसी तरह दिखता है। तुम ऐसा रहता है ना, रैंडम कोई शेप का मधुमक्खी का छत्ता रहता है, इसको मैं ऐसा शेप का बना सकता हूँ। इसमें छोटा छोटा ये निकला हुआ है, अंदर के तरफ में है ऑलरेडी। इसी में ना वो अपना नेक्टर को रखती है, फ्लावर से जब वो निकालती है तो उसमें जो मिलता है उसको रखती है, ये आपस में और ग्रुप में रहता है। तो ऐसा उनको दिखा रॉबर्ट हुक को। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया, ऑब्जर्व किया, एनसीईआरटी यही चीज लिखती है, समझ में आया। एंटोनी लुई हुक ने क्या किया, उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया, जो सिंपल माइक्रोस्कोप था। उसके बाद रॉबर्ट हुक आते हैं। रॉबर्ट हुक क्या किए, उन्होंने डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया, उन्होंने लिविंग सेल को, लिविंग स्ट्रक्चर को सेल नाम दिया, जिस सेल का क्या नाम होता है लैटिन में, लिटिल रूम्स, छोटा छोटा कमरा के जैसा है ना। अगर इस सेल को मैं अगर बड़ा करूं तो यहाँ पे मैं कमरे के जैसा तुमको यहाँ पे नहीं लग रहा है, छोटा छोटा रूम बना हुआ है। जो मैं होम स्ट्रक्चरल टाइम पे जो मैं डायग्राम बनाया था रूम का, तो उसमें अलग अलग कमरा रहता है ना, तो इसमें भी तो कमरा है, इसमें भी तो वो अपना मधु रखेगी, अरे है कि नहीं। हाँ, तो वही यहाँ पे उसका है, तो इसका नाम लिटिल रूम हुआ। तो सेल का क्या नाम मतलब होता है, लिटिल रूम। ये इन्हीं से मालूम चला, रॉबर्ट हुक से, एनसीईआरटी यही बताती है। इसके बाद न्यूक्लियस का डिस्कवर। अब मैं बता देता हूँ न्यूक्लियस क्यों मैं आ गया, क्योंकि कोई भी सेल जो होता है ना, कोई भी सेल, उस सेल का 3 पार्ट होता है, सभी को हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है खाली जगह, ये खाली जगह है ना, तो इस खाली जगह को, ये वाटरी टाइप का होता है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटो मतलब सेल, और प्लाज्म क्यों, क्योंकि इसमें कुछ पानी है, और इसी में हमारा ऑर्गेनल ये सब है। ऑर्गेनल को स्टार से और ऐसे ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, ठीक। और इसका बाउंड्री भी तो होगा,
घर का बाहर में दीवार ये सब रहता है और गेट भी है, तो प्रोटेक्शन ही ना दे रहा है। अगर मैं सिंपल ऐसे देखूंगा तो इसके अंदर का चीज तो हट जाएगा, है कि नहीं, तो वो बाहर से बनाया हुआ है। तो ये हमारा हो गया पीएम, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अब ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। किसी भी सेल का ये 3 हिस्सा रहता ही रहता है, वो अगर वो सेल होगा तो उसके पास ये चीज होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा और न्यूक्लियस भी होगा, क्योंकि न्यूक्लियस उसका फंक्शन परफॉर्म करता है, कंट्रोल करता है फंक्शन को। और ये तो इसका ऑर्गेनल है। ठीक, ये हमारा सेल ऑर्गेनल हुआ, तो इसको ऐसे ये लिख लो, ऐसे दे देना 3 एसेंशियल पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, हाँ, 3 एसेंशियल पार्ट ऑफ सेल, इसको लिख लिए। यहाँ पे लिख लो साइटोप्लाज्म ये वाले को, और यहाँ ऐसे लिख दो, मैं हट जा रहा हूँ, हटा ही हुआ हूँ, देख लो। ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल ऑर्गेनल, और ये न्यूक्लियस। क्लियर इतना? बस ये जब लिखना हो गया तो यही हम लोग को। और न्यूक्लियस कौन डिस्कवर किए हैं? रॉबर्ट ब्राउन। सेल के डिस्कवर होने के बाद रॉबर्ट ब्राउन, उसके बाद ये न्यूक्लियस हो गया, बस। ठीक, ये रॉबर्ट ब्राउन हो गया। इतना क्लियर हुआ ना? इतना तक। तो अभी तक क्या बात हुआ कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो हम लोग को नेकेड ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है, जिसमें सेल भी आ गया और बाकी भी। इलेक्ट्रॉन भी तो वही है, प्रोटॉन भी तो वही है। और ज्यादा हाई टाइप का वाला इंस्ट्रूमेंट रहेगा तब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देख पाएंगे, तो उन सभी में। ठीक है, तो वो माइक्रोस्कोप हुआ। कैसे उस माइक्रोस्कोप से हम लोग इतना सेल के बारे में पढ़ पाए? फैसिनेटिंग है कि नहीं? अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता तो क्या देख पाते? नहीं देख पाते। तो उनका भी कंट्रीब्यूशन जरूरी है। बहुत लोग रहेगा कि अरे क्यों ये इन्होंने क्यों किया, तो पढ़ना पड़ रहा है। अरे सेल ही के थ्रू तो अभी इतना सारा दवा बन रहा है, दवा किसी के ट्रीटमेंट में किडनी में लग रहा है, तो अरे भाई अगर उसके पहले सेल मालूम नहीं रहता तो वो कैसे करता? वो ड्रग्स भी तो उसी में जाके उसी के अंदर काम कर रहा है। समझ में आया? ये हुआ कंट्रीब्यूशन। एंटोनी लुईस ने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया, अभी मैं लिखूंगा भी, सुन लो। सिंपल माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया, ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया। और तीन ही, कोई भी सेल हो उसका 3 पार्ट होता है। क्या क्या होता है? बाहर वाला पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बाउंड्री रहता है। अंदर वाला जितना वाटर वाला, वाटरी फ्लूइड वाला, और जिसमें सेल ऑर्गेनेल रहता है, फ्लोट करता है, वो हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को कौन डिस्कवर किए? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लियर इतना? और साइटोप्लाज्म में वहां पे लिखा हुआ है कि अगर मैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर मैं बोलूं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जिसमें सेल ऑर्गेनेल भी आ गया, तो वो हमारा क्या हो जाता है? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? कुछ भी नहीं, बस से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ कर दिए प्रोटोप्लाज्म, जिससे अगर कभी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो किसी भी सेल में, हम लोग को बताना पड़े साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो उसके लिए हम लोग को आसानी हो। अगर हम लोग प्रोटोप्लाज्म बता दिए तो जिसमें न्यूक्लियस भी आ गया और क्या आ गया? साइटोप्लाज्म भी आ गया, जिसे आसानी रहता है समझाने के लिए और समझने के लिए भी। तो अब कंफ्यूज नहीं होगे। कहीं भी अगर अब दिखाई देगा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है तो समझ में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अब थोड़ा अगर मैं पूछूं कि क्या ऑर्गेनेल भी आ जाएगा, तो हाँ, क्योंकि ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में है, तो बिल्कुल वो अंडरस्टूड रहता है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस हो गया। इतना पार्ट क्लियर? तो इनको कौन डिस्कवर किया? प्रोटोप्लाज्म के बारे में जिन्होंने टर्म को पॉइंट किए, उनका क्या नाम था? पुरकिंजी। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में और अंदर में होता है, तो वो प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये पुरकिंजी ने बताया। यहाँ पे लिख लो ऐसे। सबसे पहले क्या लिखोगे? साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन इन इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसमें इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी नेकेड ऑब्जेक्ट। इतना लिखना हो जाएगा। उसके बाद सीधे 3 एसेंशियल पार्ट में जाना है। सेल ड्रॉ करोगे, ये फिगर है,
ये सेल का। अब यहाँ पे लिख लो साइटोप्लाज्म, बाहर वाला बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सब हमारा हो गया क्या, ये सब हमारा हो गया सेल ऑर्गेनल, और ये हो गया न्यूक्लियस। सेल ऑर्गेनल कौन डिस्कवर किया, ये सब सिलेबस में नहीं है। सिर्फ क्या है कि साइटोप्लाज्म में इन्होंने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जो दोनों ने किए उनका नाम है पुरकिंजी, PURKINJIE। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वहां से भी स्पेलिंग देख लो और ये भी स्पेलिंग है। ठीक है, रेड बॉक्स में ये हुआ। इसके बाद हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ। न्यूक्लियस किन्होंने किया, रॉबर्ट ब्राउन। अब वो एंटोनी लुईन हुक वाला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इरेज करके। ठीक है, हमारा टॉपिक कंप्लीट। देखो ए लुईन हुक मैं लिखता हूं, लुईन हुक सिंपल माइक्रोस्कोप। और ये माइक्रोस्कोप से पहले भी माइक्रोस्कोप रहा होगा, जिनका मैं नाम बता रहा था उनका नाम है जेनसन और हेंस। जेनसन और हेंस, ठीक है, इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया। फिर इसके बाद हमारे एंटोनी लुईन हुक करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप एनसीईआरटी लिखती है। ठीक, अब इसके बाद हमारे रॉबर्ट हुक आते हैं। रॉबर्ट हुक, और इसके साथ भी डिटेल नोट्स हो ही रहा है, और जो लिख रहे हो बस ये हो ही रहा है। रॉबर्ट हुक इन्होंने एग्जामिन किया किसको, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को। और ये कॉर्क क्या है, कॉर्क कहाँ से आता है, बार्क ऑफ ट्री से, जो मैं बता रहा था। ठीक है, बार्क ऑफ ट्री। रिजेंबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ, कैसा था, बिल्कुल स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब के जैसा। स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फर्स्ट जैसे ये स्टार्ट होता है चैप्टर कॉम्ब। ये पूरा यहाँ से ये पूरा रैंडम ऐसे हो गया, ये पूरा हनीकॉम्ब के जैसा। इसी को इन्होंने क्या बोल दिया, लिटिल रूम। लिटिल रूम, रूम बोल दो, कंपार्टमेंट बोल दो, कंपार्टमेंट। ठीक है, यही सेल है। इसका लैटिन में मतलब होता है, लैटिन वर्ड, लैटिन में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, लिटिल कंपार्टमेंट। ठीक है, ये भी मैं दे दिया, इसको भी लिख लो। और एनसीईआरटी लिखती है कि ये एक चांस डिस्कवरी था, चांस ऑब्जर्वेशन था, चांस ऑब्जर्वेशन। क्योंकि मैं बोला ना कि ये माइक्रोस्कोप तो था, इनके बाद इन्होंने किया, और इन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया, जबकि ऐसा था नहीं, डॉक्यूमेंटेड किए थे बस। लेकिन सब कोई समझता है कि इन्होंने ही किया था, चांस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, किसी और का काम किसी और का क्या किया जा सकता है। सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप लिखती है, डिजाइन माइक्रोस्कोप, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से चांस ऑब्जर्वेशन है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
किन साइंटिस्ट ने सेल, लिटिल कंपार्टमेंट सेल के बारे में बताया सबसे पहले, और या चांस ऑब्जर्वेशन, किन साइंटिस्ट का चांस ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग को समझ में आता है कि ये सेल है, कॉइन किया है टर्म, तो उनका पूछेगा। वो हॉट्स वाले सवाल में केस बेस्ड स्टडी में ये पूछ सकता है, नहीं तो नॉर्मल वन मार्कर के क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। ये हुआ सेल्फ डिजाइन, ठीक। ये रॉबर्ट हुक के बारे में है। इन्हीं के बारे में है, जबकि इनके बारे में था। इन्हीं के बारे में एनसीईआरटी लिखते हैं तो क्या किया जा सकता है, लिख लेते हैं कि फर्स्ट टाइम इन्होंने डिस्कवर्ड किया था फ्री लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर, ठीक है। ये हो गया पूरा, यही है हमारा। आज का यहीं पे कंप्लीट होता है। आज पहला लेक्चर यहीं पे कंप्लीट। तो इससे क्या होगा, क्या करोगे, इसको लिख लेना। मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट करके इसको लिख लो। हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होगा, ये हुआ ना, सिंपल सब हुआ। अब इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा, जिसमें स्कूल सब में, लैब ये सब में देखे होगे, लैब रूम जब विजिट किए होगे, छोटा सा रहता है, स्वान के सेल के जैसा ऐसे निकला हुआ रहता है। यहाँ पे ये गोल वाले चीज को दोनों तरफ से घुमाते हो, ये ऐसा है, दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसा मैं हो जाता हूँ। इसको ऐसे ऐसे घुमाओगे तो ये नीचे की तरफ होगा और ये ऐसे नीचे की तरफ होगा, और अच्छा चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ये होता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें हम लोग एक एक इंडिविजुअल चीज़ों को हम लोग समझते हैं। नीचे ऐसे स्लाइड के अंदर में ऐसे रख देते हैं, ये और ऊपर की तरफ उठता है, एक थिन स्लाइस रख के देखते हैं। कोई प्रैक्टिकल किया भी होगा तो वो समझ रहा होगा, ठीक है, वही है। ये होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, वैक्यूल हो गया, ये सब तो थोड़ा सा एडवांस है, तो इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। ये अगला दिन बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का बीम रहता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से हम लोग देख पाते हैं। हाँ, वो नॉर्मल स्कूल में नहीं रहता है, बहुत महंगा आता है, बहुत एडवांस लैब में वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रहता है, जिसमें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो प्रोटीन होता है उसका मूवमेंट ये सब देखते हैं हम लोग, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। क्लियर। तो आज क्या किया, सबसे पहले पढ़े कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद सेल का डेफिनेशन हुआ कि जिसमें बेसिक, उसको क्यों बोलते हैं बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, हर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखे। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे, स्ट्रक्चरल में भी एग्जाम्पल को देखे, घर का कैसे बनता है, कैसे एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम्स, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, ये सब कैसे होता है, ये हम लोग देखे हैं। क्या फंक्शनल क्यों बोलते हैं, देख लिए कि जब पूरा एक सेल हो गया तो अब उसको तो फंक्शन करना पड़ेगा। हार्ट में कार्डियक मसल है, कार्डियक सेल है, लेकिन फंक्शन तो करना पड़ेगा ना, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। किडनी में सेल है, लेकिन एलिमिनेशन करने के लिए तो फंक्शन करना पड़ेगा ना। क्या सेल कट जाता है और एक नया सेल आ जाता है, हाथ कट जाता है, मतलब हाथ का कोई चमड़ा कट गया, फिर नया सेल आ गया, वहाँ पे ग्रोथ हो जाता है, फंक्शन ही है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना को पचाने के लिए, ये हुआ, ये हम लोग देखे, फंडामेंटल चीज देखे। उसके बाद देखे कि साइंटिस्ट का कैसे कंट्रीब्यूशन था। न्यूक्लियस कौन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, तो हम लोग देख लिए कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस कौन साइंटिस्ट ने इस टर्म के बारे में बताया। टर्म का मतलब होता है कि वर्ड से भी अच्छा उसको टर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि अब हर जगह वो इस्तेमाल होगा। साइंटिफिक सोसाइटी उसी से वो चीज़ को समझेगी, या कोई भी एक इंसान।
लेमर पीपल नहीं, मतलब जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का है वो प्रोटोप्लाज्म को नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो पढ़ा है वो समझ पाएगा कि प्रोटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हुआ कि उसके अंदर में कैसे सेल ऑर्गेनेल होता है वो घूमता है, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल में भी फंक्शन करना पड़ेगा। ये जब मैं बता रहा था कि 3 एसेंशियल चीज़ होता है सेल का, बिल्कुल जो उस समय मैं ड्रॉ किया था, 3 चीज़ क्या रहता है, बाहर में बाउंड्री रहना चाहिए, जब घर बनाओगे तो घर के बाहर में दीवार ये सब रहता है बाउंड्री, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, अंदर में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है जो उसका फंक्शन करेगा। पूरा क्लियर यहाँ तक? कैसे एंटोनी लुईन हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप बताया, बता दिया मैं, नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन जब पहला बार रीड करोगे ना एनसीईआरटी, या जो जिसको बिल्कुल भी नहीं है उसको वो जरूरी है कि यार माइक्रोस्कोप आया क्यों करते हैं, क्यों पढ़ते हैं। ये हर सवाल जो जान गया उसके लिए वो कॉमन लगता है, लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए वो जरूरी है, इसलिए वो डूबा हुआ रहता है। क्योंकि एनसीईआरटी डायरेक्टली सीधे स्टार्ट करती है रॉबर्ट हुक से, उसके पहले क्या हुआ नहीं, वो पहले जानना जरूरी है, क्योंकि रैंडम थोड़ी ना है कि वहाँ पे माइक्रोस्कोप का डायग्राम बना हुआ है। माइक्रोस्कोप का इसलिए बना हुआ है क्योंकि हम लोग को माइक्रोस्कोप को से थ्रू ही हम लोग सेल को पढ़ते हैं। कितना टाइप्स होता है, तो 3 टाइप्स के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसी रेड बॉक्स में बनाया हुआ है जहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। क्लियर? तो एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज क्लियर हो जाता है, सेकेंड पेज भी क्लियर हो जाता है। अब अगला दिन हम लोग को बस नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि जो अब अपलोड होगा ये वाला है, ये कल अपलोड हो जाएगा, तो हमारा जो वेडनेसडे को जाएगा, तो वेडनेसडे को हम लोग को उसमें हम लोग सेल थ्योरी पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक के अंदर हम लोग चल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर और 100% समझ में आया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल समझ में नहीं आया हो, क्योंकि हर एक टॉपिक को मैं 3 बार रिपीट करके बताया हूँ। ठीक है, एंटेटिव होके लेक्चर को देखो, और अगर जरूरत पड़े कि रिवीजन के टाइम पे इसका और स्पीड और बढ़ा लेना। लास्ट वाला जिसको डिस्कवरी में लगता है, तो डिस्कवरी में 1.5x के स्पीड से उसको देख लेना, वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, इसको आराम से। और जिसको आता है, जिसको रिवीजन करना है, क्योंकि अभी ओलंपियाड ये सब का भी पेपर सामने में होगा ही, फर्स्ट लेवल ये सब का, तो उसमें जब लगेगा तो उसमें उसको 1.5x के स्पीड में 2x में कर लेना। ठीक है, चलो बाय बाय कार्टून। और घर जाके अपना इस लेक्चर के बाद घड़ी में हो, इसके बाद अपना नोट्स में जैसे लिखना है उसको लिख लेना, और एनसीईआरटी को जरूर आज ही रीड कर लेना, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। एक बार बस देखने का जरूरत है, उसके बाद समझ में 100% आएगा। हो गया, चलो बाय।